घर वालों को बता चुका है। मैंने खाली सहन देखकर पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? कहने लगा अंदर आओ बताता हूँ। मैं उसकी हमराही में ही अंदर कमरे तक गई। कमरे में 2 मर्द और मौजूद थे। मुझे देखकर कमीनगी सी हंसी हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, माल तो अच्छा है, इसकी कीमत मैं तुम्हें 3 लाख दूंगा। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। अजहर मेरी सौदेबाजी कर रहा था। मैं तो चक्कर खाकर रह गई। इससे पहले कि वो मुझे कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद करता, मैंने बर वक्त अपना दिमाग चलाया और अजहर को धक्का देकर भागकर मेन गेट से बाहर निकल गई। वो तीनों मेरा पीछा करने लगे। गुलाम मोहम्मद अभी इतनी दूर नहीं गया था। उसे देखकर मैं उसे पुकारने लगी। उसने पलट कर मुझे देखा। मैं भागते हुए उसके पास पहुंची थी। मेरे पीछे इस वक्त 3 मर्द भाग रहे थे। रात का अंधेरा छा गया था। वो जगह भी सुनसान थी जहाँ अजहर ने हमें बुलाया था। मैं डरी सहमी गुलाम मोहम्मद के पीछे जा छुपी। वो तीनों मर्द हम तक पहुंच गए थे। गुलाम मोहम्मद से कहने लगे, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। उसने जवाब देने के बजाय उन्हें मारना शुरू कर दिया। बदले में वो लोग भी गुलाम मोहम्मद को मारने लगे। एक शोर सा मच गया। कुछ देर में लोगों का हजूम सा लग गया। खुदा की करनी ये हुई कि वहां से पुलिस मोबाइल गुजर रही थी। पुलिस को देखकर वो लोग भागने की कोशिश करने लगे लेकिन पकड़े जा चुके थे। पुलिस कब से उनकी तलाश में थी। वो लोग लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर आगे बेच देते थे। अल्लाह ने मुझे बचा लिया था। गुलाम मोहम्मद के होंठों के पास जख्म हो चुका था। पहली बार मुझे उसके जख्म को देखकर दुख हुआ था। वो मुझे खामोशी से बस स्टॉप तक ले गया। मैं उसके सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रही थी। वो अनपढ़ होकर भी बाज़र्फ निकला था। मुझे अपना आप उसके सामने छोटा सा लगने लगा। वो मुझसे पूछने लगा कि ज़ारा कहाँ जाना चाहती हो? अपने वालिदैन के पास। मैंने कहा, मुझे आपके साथ जाना है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे बड़ी हैरत से देखा था। मैं उसके ज़र्फ के सामने रेजा रेजा सी होकर रह गई थी। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए हीरा चुना था। बस मैं ही अपनी कमअक्ली से कांच की चमक देखकर अपने हाथ जख्मी करने चली थी, लेकिन बर वक्त बच गई। गुलाम मोहम्मद ने मुझसे दूसरा कोई सवाल नहीं पूछा और मुझे गांव ले गया। मैंने गुलाम मोहम्मद का जख्म देखकर फिक्रमंदी से पूछा कि गुलाम मोहम्मद तुम्हें हुआ क्या है? वो कहने लगा, बस से उतरते हुए गिर गया था इसलिए चोट लग गई। मैं अपने अंदर बहुत शर्मिंदा सी होकर रह गई थी। मैंने अपने शौहर का बज़ाहिर देखकर उसे क्या कुछ नहीं सुनाया था, लेकिन उसने मेरे साथ अब तक भलाई ही की थी। 2 दिन तो मैं उसे नजर नहीं मिला पाई। अपने अंदर खुद को लानत मलामत करती रही। वो अब भी आधी रोटी खाकर मेरे पास से उठने लगा तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा, आप खाना ठीक से क्यों नहीं खाते? रोज आधी रोटी खाकर उठ जाते हो। मेरी बात पर गुलाम मोहम्मद ने मुझे हैरत से देखा था, फिर उठकर नहीं गया, चुपचाप खाना खाने लगा। अब मैं ख्याल रखने लगी थी। अंदर से तो मैं टूट चुकी थी, इसलिए अपने शौहर के सामने झुककर अपनी गलती का एतराफ करना मुझे मुश्किल लग रहा था। मैं चाहती थी कि वो मुझे खुद से माफ कर दे, लेकिन वो चुप था। रात को देर कमरे में आता और जमीन पर चादर बिछाकर लेट जाता। एक दिन मैंने अपनी सारी हिम्मत मजतमा करके उसके सामने बैठ गई। मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद मुझे माफ कर दें, मैंने आपको समझने में गलती कर दी। हीरा छोड़कर मैं कांच का सौदा करने चली थी। मैं रोते हुए अपनी गलती का एतराफ कर रही थी, लेकिन वो अब भी खामोश था। कुछ नहीं बोला, ना ही मुझे चुप करवाया। अपना तकिया उठाकर जमीन पर सोने लगा। मैंने कहा, आपकी जगह यहाँ नहीं है, आप ऊपर सो जाएं। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन आपने अभी तक अपना आला ज़र्फ ही मुझे दिखाया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे लगा अब वो जरूर मेरी कोताही को माफ करके मुझे सीने से लगा लेगा, लेकिन वो न जाने क्यों मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा था। उसकी चुप मुझसे सही नहीं जा रही थी। मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद कुछ तो कहें, आप चुप क्यों हैं? मुझे डांट लें, अपना गुस्सा मुझ पर निकाल लें, मुझे माफ कर दें। मैं उसकी मिन्नत समाजत पर उतर आई थी, लेकिन उसकी चुप हनूस थी, वो नहीं टूटी। हमारी शादी को 6 माह बीत गए थे। शादी के बाद जो चुप का कुफल गुलाम मोहम्मद ने अपने होंठों पर लगाया, वो मेरी मिन्नत समाजत और रोना धोना भी ना खोल सका। वो मुझे खाली आंखों से देख रहा था। चुपचाप लेट गया। सुबह चंद कागजात मेरे हाथ में थमा दिए। मुझ पर तो गोया आसमान गिर पड़ा था। मैं तड़प तड़प कर रोने लगी। कहने लगी, गुलाम मोहम्मद मुझे तलाक मत दो। मैं उसके सामने रोने बिलखने लगी। कहने लगा, तुम पढ़ी लिखी हो, इसे पढ़कर साइन कर देना। ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया। मुझे नहीं मालूम था कि मर्द के दिल से उतर जाने के बाद औरत अपनी गलती पर जितनी चाहे माफी मांग ले, उसे वो इज्जत फिर से नहीं मिलती। या शायद मर्द सब कुछ सह लेता है, बस दूसरा मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मैं वो कागजात को हाथ में लेकर फूट फूट कर रोती रही। मेरी इतनी हिम्मत ना हुई वो कागज पढ़ूं। मैंने सोच लिया था कि रात को गुलाम मोहम्मद के पांव पड़कर माफी मांग लूंगी, लेकिन तलाक नहीं लूंगी। रात को जब वो कमरे में आया तो मैं उसके पांव में बैठ गई, गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगने लगी। उसने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर खड़ा किया, कहने लगा, तुम कागज पढ़ लेती तो यूं ना रोती, वो तलाकनामा नहीं है। फिर दराज से निकालकर मुझे कागज पकड़ा दिए। मैंने आंसू पोंछकर जब कागज देखे तो वो जमीन के कागजात थे जहां वो हल चलाता था। अपने हिस्से की सारी जमीन वो मेरे नाम कर रहा था। मैंने हैरत भरी नजरों से देखा कि वो अपना सब कुछ मुझे क्यों सौंप रहा है। मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद ये सब मेरे नाम क्यों कर रहे हैं? कहने लगा, इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो। मैं कल शहर जा रहा हूँ, कुछ दिन के बाद लौटूंगा। गुलाम मोहम्मद ने मेरे लाख मना करने पर मुझे साइन करवा लिए। अगले रोज वो शहर चला गया। 4 दिन मैंने बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार किया था। वो वापस तो आया, लेकिन घर में कोहराम समझ गया था। शहर से गुलाम मोहम्मद की मैयत गांव आई थी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। उसका एक शहरी दोस्त उसकी मैयत लेकर आया था। उसी ने बताया कि पिछले 2 माह पहले ही गुलाम मोहम्मद को मालूम हुआ कि उसे कैंसर है, वो ज्यादा दिन नहीं बच सकेगा। ना जाने पिछले 6 माह से कौन सा अमल उसे खाए जा रहा था, जिसका नतीजा उसकी जान ही ले गया। मुझ पर तो गशी के दौरे पड़ने लगे थे। 2 दिन बाद मैंने कुछ होश संभाला तो एक खत मुझे मेरी सास ने दिया। कहने लगी, ज़ारा, ये गुलाम मोहम्मद के दोस्त ने दिया है। कह रहा था गुलाम मोहम्मद ने तुम्हारे नाम भेजा है। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने अपनी सास से कहा कि खाला, गुलाम मोहम्मद तो अनपढ़ था, फिर खत कैसे लिखा? उसने कहा। उस पर खाला ने मुझे ताज्जुब से देखा और कहा, तुम्हें किसने कहा कि गुलाम मोहम्मद अनपढ़ था? उसने 10 जमातें गांव के स्कूल से पास की थी और 14 जमातें प्राइवेट पढ़ी थी। साथ ही साथ अपने बाप का बाजू भी बना रहा। मैं तो सुनकर दंग रह गई थी। मैं शादी से पहले कभी गांव नहीं आई थी। मुझे लगा खाला के सब बच्चे अनपढ़ ही होंगे। खाला कहने लगी, तुम्हें गुलाम मोहम्मद बचपन से चाहता था। कहता था, अम्मा, ज़ारा तालीम हासिल कर रही है, इसलिए मुझे भी आगे पढ़ना है। कल को जब वो मेरी बीवी बने तो उसे लोगों के सामने ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि उसका शौहर अनपढ़ है, जाहिल है और गवार है। मुझ पर ये इनकशाफात किसी हथौड़े की तरह से लग रहे थे।